दोस्तों, भारतीय संसद में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सच कहूं तो सबको चौंका दिया है। एक ऐसा बिल जिसे लेकर भारी हंगामा हुआ और जो एक बहुत बड़े राजनीतिक गतिरोध का कारण बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डीलिमिटेशन बिल के इर्द गिर्द बुने गए इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ऊपर ऊपर से क्या हुआ, बल्कि इसके पीछे का असली गणित क्या था, ये भी डिकोड करेंगे। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले देखेंगे ये रेयर पार्लियामेंट्री फेलियर, फिर समझेंगे कि ये डीलिमिटेशन आखिर है क्या, 2029 के इलेक्शन की जल्दी क्यों थी, साउथ इंडिया का इसमें क्या समीकरण है, जेरीमेंडरिंग को लेकर क्या चिंताएं हैं, और आखिर में वो पॉलिटिकल ट्रैप जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस दुर्लभ संसदीय विफलता के बारे में। जरा सोचिए, पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी सरकार संसद में कोई बिल पास करवाने में नाकाम रही हो। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सरकार का इस डीलिमिटेशन बिल को पास न करवा पाना एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसने पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या था इस बिल में जिसने इतने सालों के रिकॉर्ड को ऐसे तोड़ दिया? इससे समझने के लिए हमें थोड़ा बेसिक्स में जाना होगा कि आखिर ये डीलिमिटेशन है क्या भला। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो भारत में डीलिमिटेशन या परिसीमन का मतलब बस इतना है कि लेटेस्ट सेंसस यानी जनगणना के हिसाब से पार्लियामेंट्री सीटों का नक्शा अपडेट करना। मतलब एक सीट के अंदर कितने लोग आएंगे, उस सीट की बाउंड्री क्या होगी और किस राज्य के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। ये विवादित बिल इसी पूरी प्रोसेस को लागू करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये मामला हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है। देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हुआ, राज्यों की टोटल सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। क्यों? ताकि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम किया है उन्हें सीटों का नुकसान न उठाना पड़े, है ना। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इस फ्रीज को और आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ एक कैच है, भले ही टोटल सीटें नहीं बढ़ीं, पर 2001 के सेंसस के बेसिस पर 2008 में सीटों की बाउंड्रीज जरूर बदली गई थीं और 2009 का चुनाव उन्हीं नई बाउंड्रीज पर हुआ था। मतलब बाउंड्रीज बदलना कोई नई बात नहीं है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, 2029 के चुनावों की ये सारी जल्दबाजी आखिर क्यों थी? अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने पुराने 2011 के डेटा का ही इस्तेमाल क्यों किया, नया सेंसस तो हो ही रहा है ना। तो देखिए, अगर हम नए सेंसस का वेट करते तो स्टेप्स कुछ ऐसे होते। पहले नया सेंसस पूरा होता, फिर उसके रिजल्ट्स ऑफिशियली अनाउंस होते, फिर एक नया डीलिमिटेशन कमीशन बनता और तब जाकर वो कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपता। इस पूरे तामझाम में कई साल लग जाते और रिजल्ट क्या होता? कितनी भी हड़बड़ी कर ली जाती, 2029 के इलेक्शंस इस नई प्रोसेस से पूरी तरह मिस हो जाते। इसीलिए 2029 की टाइमलाइन को पकड़ने के लिए 2011 के डेटा पर रिलाई करना प्रैक्टिकली एक मजबूरी बन गया। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे की, साउथ इंडिया का समीकरण। साउथ इंडिया के राज्यों को हमेशा से ये डर रहा है कि अगर सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बंटी तो नॉर्थ के मुकाबले उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो इस डर को टैकल करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल सामने आया। प्रपोजल ये था कि सभी राज्यों की सीटों में फ्लैट 50% का इंक्रीज कर दिया जाए। सिंपल मैथ्स। इसका फायदा ये होता कि पार्लियामेंट में साउथ इंडिया के सांसदों की जो पावर अभी लगभग 24% है, वो 50% सीटें बढ़ने के बाद भी 24% ही रहती। मतलब परसेंटेज के हिसाब से साउथ इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला था। और इस बात को पुख्ता करने के लिए संसद में क्या कहा गया वो सुनना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने डिबेट के दौरान ऑपोजिशन की चिंताओं का जवाब देते हुए सीधा कहा, यदि 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दीजिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं। मतलब समझ रहे हैं, सरकार रीजनल बैलेंस बनाए रखने के इस गणितीय फॉर्मूले को कानूनी रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पर अगर सब कुछ इतना सेटल्ड था तो प्रॉब्लम कहाँ आई, वो हमें समझ आएगा इस 5वें पॉइंट में, जेरीमैंडरिंग की चिंता। देखिए, असली पेंच टोटल सीटों की संख्या में था ही नहीं, पेंच था उनकी बाउंड्री में। इसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जेरीमैंडरिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को कुछ इस तरह से दोबारा ड्रॉ करना या तय करना जिससे किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सीधा और अनुचित फायदा मिल सके। और यही था वो असली डर। आइए इसे डिकोड करते हैं। मान लीजिए सभी राज्यों में सीटें समान रूप से 50% बढ़ा दी गईं, ठीक है। लेकिन
उन सीटों के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होंगी ये तय करने की पावर तो सरकार के पास ही रहती ना। और यही पर विपक्ष को लगा कि बाउंड्रीज को अपने फेवर में सेट करने से रूलिंग पार्टी को इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। इस बात को एक बेहद वैलिड और सीरियस कंसर्न माना गया। और सच पूछिए तो यही वो सबसे बड़ा और इकलौता रीजन था जिसकी वजह से इस बिल को ब्लॉक कर दिया गया। और फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, अंतिम राजनीतिक चाल। यहाँ पर पॉलिटिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलता है। देखिए, ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं कि सरकार को इस बिल के अटकने का अंदाजा पहले से था। तो क्या किया गया? एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के तहत इस डिलिमिटेशन बिल को विमेन्स रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण के एंगल के साथ जोड़ दिया गया। अब सोचिए इसके पीछे का प्लान क्या रहा होगा। प्लान ये था कि अगर बिल गिरता भी है तो इसका पूरा ब्लेम विपक्ष पर डाला जा सके कि भाई ये तो महिला आरक्षण के खिलाफ है। हार की स्थिति में भी नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ने की ये एक सोची समझी राजनीतिक बिसात थी। लेकिन राजनीति में हर दाव के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस बिल को मिक्स करने की स्ट्रैटेजी के चक्कर में एक बड़ी बात सामने आ गई कि 12 सालों में पहली बार सरकार कोई बिल पास करवाने में फेल हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या फ्यूचर के किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए वर्तमान में इस फेलियर का ठप्पा अपने ऊपर लगवाना और इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लेना वाकई में एक सही सौदा था? पॉलिटिक्स में सर्वाइवल ऑफ पावर के गेम में दाव किस हद तक खेले जा सकते हैं, ये पूरा इंसिडेंट उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।